इस वकील की बीवी और बेटी को बेरहमी से किसी ने मार के गटर में फेंक दिया, पर वो इंसान नहीं जानता था कि ये वकील कहां कहां से सबूत निकाल कर उससे बदला ले लेगा। ये सब फ्रैंक वेलेरा से शुरू हुआ, जो एक समय एक कैफे में जाता है जहां वेटर तुरंत उसके लिए कॉफी ले आई थी। वेटर फ्रैंक के ऑर्डर देने का इंतजार कर रही थी, लेकिन फ्रैंक काफी देर तक तो शांत बैठा रहता है, जिसको देख वेटर ने थोड़ी देर बाद आने की इजाजत मांगी और दूसरा ऑर्डर लेने चली गई। पर फ्रैंक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो अपनी अलग ही दुनिया में खोया हुआ था। उसने अपने चश्मे के शीशे में अपने पीछे की चीजें देखने की कोशिश की और आसपास की चीजों पे ध्यान इतना ज्यादा बढ़ा लिया कि वो आसपास की एक एक आवाज को साफ सुन पा रहा था। उसे पेपर्स की आवाज, आसपास बैठे लोगों की आवाज, छोटी छोटी चीजों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। पर अब तक उसे उस इंसान की आवाज नहीं आई थी जिसकी फ्रैंक को तलाश थी। इसलिए फ्रैंक ने अपना ध्यान और बढ़ाया और किचन के अंदर से आ रही आवाजों को सुनने की कोशिश करने लगा, जहां से अचानक उसे किसी शेफ के खांसने की आवाज सुनाई दी। ये असल में उसी इंसान की आवाज थी जिसे फ्रैंक इतनी देर से तलाश रहा था। उसको सुनने के बाद फ्रैंक ने ना आप देखा ना ताब, वो सीधा भागकर किचन में गया और किचन के दरवाजे को झाड़ू से बंद करके शेफ की तरफ बढ़ने लगा। एक बार को तो शेफ ने जोर से चिल्लाकर कहा कि तुम कौन हो, यहाँ अंदर आना मना है। लेकिन फ्रैंक के कदम अभी भी नहीं रुके। वो लगातार शेफ की तरफ बढ़ता जा रहा था, जो देखकर शेफ ने भी गुस्से में आके पास रखा चाकू उठा लिया और फ्रैंक के नजदीक आते ही उस पे एक के बाद एक जानलेवा हमला करने लगा। फ्रैंक भी बार बार उसके हमले से बचते हुए उसे मार रहा था। कढ़ाई, पैन, चम्मच, फ्रैंक के हाथ जो लगता वो शेफ को उससे मारता। आखिरकार उसने शेफ की गर्दन दबोच ली और अभी उसकी आंखों में रहम का नामो निशान तक नहीं था। तब शेफ उससे पूछने लगा कि फ्रैंक ऐसा क्यों कर रहा है, पर अभी भी फ्रैंक ने कुछ नहीं कहा। और इसके साथ ही कहानी 1 साल पहले आ गई। उस समय फ्रैंक एक बहुत बड़ा और महंगा वकील था। वो जिस भी केस को लड़ता हर बार उसकी जीत होती। उस समय फ्रैंक सबकी बातों को अनसुना करता था और कोर्ट में भी बस उसे यही सुनने की आदत थी। उसका क्लाइंट निर्दोष है, जिसे बाइज्जत बरी किया जाता है। फ्रैंक की एक क्वालिटी ये भी थी कि वो पूरे दिन में नॉर्मल इंसान से 4 गुना ज्यादा बोलता था। जहां आम इंसान हर रोज 20,000 शब्द बोलता है, वहीं फ्रैंक एक दिन में 80,000 शब्द बोलता था। लेकिन उसके बोले गए 80,000 शब्दों में बस उसे 3 शब्द बोलते हुए ही सुकून मिलता था, जो थे आई लव यू। और ये शब्द वो किसी और को नहीं बल्कि अपनी बेटी ओलिविया और अपनी बीवी स्यू को कहता था। फ्रैंक उनसे बेइंतहा प्यार तो करता था, लेकिन इतना बड़ा वकील होने के कारण वो अपने काम के चलते हुए ज्यादा समय नहीं दे पाता था। खैर, एक दिन फ्रैंक जब अपने ऑफिस में था तब ओलिविया उसे कॉल करके याद दिलवाती है कि आज स्कूल के टैलेंट शो में ओलिविया एक गाना गाने वाली है और फ्रैंक को वो देखने किसी भी हाल में आना होगा। इस पर फ्रैंक ने भी जल्दी आने का वादा करके फोन कट कर दिया। अब ओलिविया भी खुश होकर तैयारी करने में लग गई थी और फ्रैंक भी काम खत्म करके अपने ऑफिस से निकलने लगा। पर उसके निकलने से पहले ही उसके ऑफिस में एक क्लाइंट ने दस्तक दी। टाइम निकलता जा रहा था, मगर फ्रैंक का उससे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसके चलते उसने क्लाइंट से बात करना चालू किया, पर बात इतनी लंबी चली कि ओलिविया का परफॉर्मेंस शुरू होकर खत्म भी हो गया, पर फ्रैंक उसके पास न पहुंच सका। पूरी परफॉर्मेंस के दौरान ओलिविया फ्रैंक का फेवरेट गाना गाते हुए नम आंखों के साथ लगातार उसी कुर्सी को देखे जा रही थी जिसमें स्यू के बगल से फ्रैंक बैठने वाला था। स्यू को भी इससे काफी बुरा लगा, पर उसने संयम बनाए रखा और फ्रैंक के लिए ओलिविया का पूरा परफॉर्मेंस रिकॉर्ड कर लिया। इधर क्लाइंट से फ्री होने के साथ ही फ्रैंक गाड़ी से स्कूल की तरफ रवाना हुआ, पर आज शायद उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। बाहर मौसम खराब होने के चलते वो तेज बारिश में ट्रैफिक में फंस गया। चारों तरफ बारिश के शोर के साथ साथ बस गाड़ियों के हॉर्न्स की आवाज आ रही थी। जैसे तैसे फ्रैंक शो में पहुंच तो गया, लेकिन शो खत्म हो चुका था। फ्रैंक ने उदास होकर चारों तरफ स्यू और ओलिविया को ढूंढने की कोशिश की, पर वो दोनों वहां नहीं थे। फ्रैंक को लगा कि वो दोनों शायद घर चले गए होंगे, इसलिए फ्रैंक भी घर वापस आ गया। लेकिन स्यू और ओलिविया तो अभी भी वहां नहीं थे। फ्रैंक घंटों तक उनका इंतजार करता रहा, लेकिन अभी भी उसकी बीवी और बेटी घर वापस नहीं आए। फ्रैंक का मन अब मचलने लगा था, क्योंकि ना तो ओलिविया का फोन लग रहा था और ना ही स्यू का। और इसके थोड़ी देर बाद वही हुआ जिसका फ्रैंक को डर था। उस दौरान पुलिस की एक गाड़ी फ्रैंक के घर के बाहर आकर रुकी, जिन्हें देख फ्रैंक भागकर बाहर आया। वो समझ गया था कि स्यू और ओलिविया के साथ कुछ तो बुरा हुआ है। पुलिस वाले ने उसे कुछ नहीं कहा और अपने साथ एक क्राइम सीन पे ले गए। मूसलाधार बारिश होने में पुलिस वालों की कई गाड़ियों ने एक क्राइम सीन को घेर रखा था। क्राइम सीन के नजदीक जाते हुए फ्रैंक के दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी जैसे उसका दिल अभी छाती चीरकर बाहर आ जाएगा। उसे पता था कुछ तो बुरा हुआ है, पर कितना, यही सवाल फ्रैंक को खाए जा रहा था। और अब आकर एक गटर के पास पुलिस वालों ने फ्रैंक को रोक दिया। उसमें 2 लाशें पड़ी थीं जिन्हें किसी ने बेरहमी से मारकर उस गटर में फेंक दिया था। ये लाशें ओलिविया और स्यू की ही थीं, जिन्हें देखकर फ्रैंक का चेहरा ठंडा पड़ गया, मानो वक्त उसके लिए रुक सा गया हो। उसने जोर से चिल्लाकर ओलिविया और स्यू के पास जाने की कोशिश की,
लेकिन पुलिस ने उसे गटर में उतरने से रोक दिया। वो चीखता रहा पर पुलिस उसे अंदर जाने नहीं दे सकती थी। फ्रैंक कितना ज्यादा टूट गया था कि कई पुलिस वाले भी उसे काबू नहीं कर पा रहे थे। अगले दिन तेज बारिश में फ्रैंक ने अपनी सूजी हुई आंखें छुपाकर सियो और ओलिविया का फ्यूनरल करा। फ्यूनरल में सियो का पिता जेफ भी था। सबके जाने के बाद उसने फ्रैंक को बुरा भला सुनाना शुरू कर दिया। जेफ के शब्दों में नफरत की आग थी। उसने कहा, मुझे तुम कभी पसंद नहीं आए फ्रैंक, तुम हमेशा सिर्फ पैसे के पीछे भागे, बड़े बड़े लोगों के केस लड़े, मुजरिमों को भी सजा से बचाया, अपने तरीकों से कमाया और आज तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हारी बीवी और बेटी ने चुकाई। दरअसल जेफ ने हमेशा अपनी बेटी को फ्रैंक से शादी करने से मना किया था, पर फ्रैंक और उसने किसी की नहीं सुनी और शादी कर ली और आज उस शादी की कीमत फ्रैंक ने देख ली। जेफ आगे बोलता गया, जब तक मेरी बेटी जिंदा थी मुझे तुमसे मतलब था, पर आज से तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो, तो दोबारा मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। फ्रैंक सब सुनता रहा। हर शब्द उसके दिल को चीर कर गुजर रहा था। घर आकर वो अपने दर्द को रोक नहीं पाया और फूट फूट कर रोने लगा और अपनी बेटी के खिलौनों को देखकर उसे याद करने लगा, पर वो अब कभी वापस नहीं आएगी। फ्रैंक के अंदर का दर्द और अकेलापन इतना गहरा हो गया था कि उसका मन अपने काम से पूरी तरह हट गया। वो बस हर दूसरे तीसरे दिन पुलिस स्टेशन जाता, केस के बारे में पूछता, पर ऑफिसर बार बार यही बोलता, अभी तक कोई सबूत या गवाह नहीं मिला है, बस उन दोनों की लाश के पास कुछ गोल्ड कलर के रेशे मिले हैं जिससे कातिल का पता लगाना मुमकिन नहीं है। अब एक दिन फ्रैंक का गुस्सा छुप नहीं पाया। उसने गुस्से से कहा कि उन दोनों ने तब कोई गोल्ड कलर का कपड़ा नहीं पहना था। तब ऑफिसर ने भी चिढ़कर जवाब दिया, हम लोग कोशिश कर रहे हैं और शहर में अभी भी नए क्राइम्स हो रहे हैं, पुराने केस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते। फ्रैंक की आखिरी उम्मीद भी अब टूट चुकी थी। उसे समझ आ गया कि पुलिस बस वक्त गुजार रही है और असली इंसाफ का इंतजार उसे खुद करना होगा। वो केबिन से बाहर निकला जहां ऑफिसर स्टोर्ड ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, मगर फ्रैंक के अंदर का गम इतना गहरा और भड़का हुआ था कि कोई शब्द भी उसका बोझ हल्का नहीं कर पा रहा था। उसका दर्द उसे तड़पा रहा था। जिस तड़प से ही बचने के लिए फ्रैंक पास के बार में चला गया। वहां वो नशे करते हुए खुद को कोसने लगा, क्योंकि फ्रैंक अब खुद को ही सियो और ओलिविया की मौत का जिम्मेदार मान रहा था। तभी उसे बार के बेसमेंट के दरवाजे से लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। खुद को सजा देने के इरादे से वो बेसमेंट में पहुंच गया, जहां असल में एक फाइट क्लब था, जिसके रिंग में दो फाइटर एक दूसरे को तब तक मारने को तैयार थे जब तक या तो उनमें से कोई मर नहीं जाता या तो सामने वाले की हालत लड़ने लायक नहीं बचती। आखिरकार फ्रैंक को खुद को सजा देने का एक तरीका सूझा। उसने पास खड़े एक आदमी से बेफालतू में बहस करना शुरू कर दी, जिससे गुस्से में आके वो फ्रैंक को बेरहमी से मारने लगा, जिसका दर्द महसूस करते ही फ्रैंक के अंदर एक अजीब सी शांति थी। खुद को सजा देकर वो खुश था और अब यही सजा उसे सुकून देने लगी थी। वो रोज क्लब में आता, कोई आलतू फालतू हरकत करता और सबसे मार खाता। जिस दिन उसे कोई नहीं मिलता तब वो रिंग में भी उतर जाता। यहाँ तक कि उसने अपने वकालत वाले काम पे भी ध्यान देना बंद कर दिया और उसकी हालत देखकर बार बार उसका पार्टनर उससे बस यही कहता कि सर शायद आपको अभी आराम करने की जरूरत है। एक दिन जब फ्रैंक बुरी तरह फाइट क्लब में पिट रहा था और बस मरने ही वाला था कि तभी बीच में स्टोर्ड आ गया और उसने सामने वाले फाइटर को धक्का देके उसे रोका। उसने फ्रैंक को होश में लाके पूछा, फ्रैंक तू ऐसा क्यों कर रहा है? फ्रैंक ने दुखी मन से जवाब दिया, मैं अपनी बेटी और बीवी से आखिरी बार मिल तक नहीं पाया, समय पर नहीं पहुंच पाया, उन्हें बचा नहीं पाया और अब बस उसका पश्चाताप कर रहा हूं। इस पर स्टोर्ड ने फ्रैंक को समझाया कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे कोई फायदा नहीं है। मैं खुद भी अपनी बेटी की मौत के बाद उस जगह जाता था, मुझे भी इसी तरह शांति मिलती थी, पर बाद में समझ गया कि इससे कोई फायदा नहीं है। इतना बोलकर उसने आगे दुखी होकर कहा, तुम्हारी बीवी और बेटी के केस में अब कुछ नहीं मिल रहा, इसलिए इसे बंद कर दिया गया है। ये सुनते ही फ्रैंक का दिमाग सुन्न हो गया। उसका गुस्सा, पछतावा और उदासी सब साथ में उस पर हावी होने लगा। इससे पहले कि वो स्टोर्ड को कुछ गलत कहता, फ्रैंक ने अपने कदम घर की तरफ मोड़ लिए। उसे रास्ते में एक 13 साल की लड़की मिली, जिसे सड़क पे प्रोस्टिट्यूशन का काम करने को खड़ा करा गया था। उस लड़की ने फ्रैंक को भी रिझाने की कोशिश की, लेकिन फ्रैंक ने कहा कि तुम बच्ची हो और तुम्हें ये गलत काम ना करके घर वापस जाना चाहिए। फ्रैंक ने ये कहा ही था कि तभी वहाँ एक आदमी ने आके लड़की का हाथ पकड़ा और उसे अपनी कार में ले जाने लगा। असल में वही उस लड़की से ये सब काम करवाता था। फ्रैंक ने ये देख तुरंत उस आदमी पे हमला करा। कहीं ना कहीं उसे उस लड़की में ओलिविया दिख रही थी। उस आदमी ने भी फ्रैंक को मारने की कोशिश की, पर फ्रैंक कितने दिनों से लगातार पिटकर काफी मजबूत हो चुका था और वो आसानी से उस आदमी को मार देता है। लेकिन तभी उस लड़की ने खुद पास में पड़े चाकू को उठाकर फ्रैंक की जांघ में घुसा दिया। असल में उसे इस काम में मजा आने लगा था और वो आसानी से पैसा बना रही थी। उसे पता ही नहीं था कि आगे उसके साथ वो लोग क्या क्या कर सकते हैं। अब दर्द से कराहते हुए फ्रैंक जैसे ही पीछे हुआ तो उसके शरीर के वजन से एक बुक स्टोर का गिलास टूट गया और फ्रैंक बुक स्टोर में जाके गिरा। बाहर वो गुंडा लड़की को अपने साथ ले जा चुका था, जबकि इधर फ्रैंक के पैर से काफी खून निकलने लगा था।
और अगर वो इसी तरह निकलता रहा तो उससे फ्रैंक की मौत भी हो सकती थी। उसने पास में गिरी एक किताब उठाई और उससे अपने घाव को ढककर खून रोकने की कोशिश की। उसी दौरान फ्रैंक की नजर खून से सनी किताब के पन्नों पर पड़ी, जिस पे लिखा था कि उसको सजा दो जिसने गुनाह किया है। फ्रैंक समझ गया कि ये एक इशारा है और उसे शायद खुद से ही अपनी बीवी और बेटी के कातिल के बारे में पता करना होगा और उन्हें खुद ही सजा देनी होगी। इस अकेली लाइफ ने फ्रैंक को उस पूरी किताब को पढ़ने पे मजबूर कर दिया। फ्रैंक ने ठान लिया था कि वो अपनी बीवी और बेटी की जान लेने वाले से बदला लेकर रहेगा, और अब उसने कसम खा ली थी कि जब तक वो अपनी बेटी और बीबी की मौत का बदला नहीं ले लेगा तब तक वो कुछ भी नहीं बोलेगा। तैयारी के लिए उसने रोज एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी चालू कर दी और खुद को मजबूत बनाने की हर मुमकिन कोशिश करी। शुरू में हर बार उसका टीचर उसका बहुत मजाक बनाता क्योंकि फ्रैंक उसके सामने टिक भी नहीं पा रहा था, लेकिन इस गुस्से को फ्रैंक ने अपने दिमाग में इकट्ठा करके उसकी एनर्जी खुद को इम्प्रूव करने में लगाई। धीरे धीरे यही उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। वो उठकर एक्सरसाइज करता, प्रैक्टिस करता, मार्शल आर्ट्स की क्लासेस लेता और अपनी बीवी और बेटी को याद करता। उसी दौरान उसे एहसास हुआ कि जब से उसने बोलना बंद करा है तब से वो ध्यान लगा के आसपास की छोटी से छोटी चीजें भी सुन पा रहा है, और ये एक काम की चीज थी। फ्रैंक ने इसकी प्रैक्टिस भी जारी रखी और आखिरकार वो दिन आ गया जब उसके मार्शल आर्ट टीचर के लाख कोशिश करने के बावजूद फ्रैंक उस पर भारी पड़ा और फ्रैंक ने उसे हरा दिया। फ्रैंक अपनी बीवी और बेटी की मौत का बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था, इसलिए अगले ही दिन वो उस जगह गया जहाँ उसकी बीवी और बेटी की लाश मिली थी। ये जगह एक पुराना रेलवे वेयर हाउस था जहाँ खाली मालगाड़ी, रेल का सामान, कुछ कंटेनर्स और रेल की पटरियां पड़ी हुई थी। यहाँ फ्रैंक सब जगह चेक करता है और कंटेनर के ऊपर उसे एक कमरा मिलता है जिसमें खाना, सिगरेट पड़ी हुई थी। मतलब यहाँ कोई रहता तो है। साथ ही कंटेनर की दीवार पे एक छेद भी था जिसमें से वो गटर दिख रहा होता है जहाँ सियो और ओलिविया की लाश मिली थी। फ्रैंक कंटेनर की फोटो खींचकर वहां से जा ही रहा था कि तभी उसकी गाड़ी के पास उसे 4 गुंडे एक डॉग के साथ दिखाई दिए। वो चारों फ्रैंक की गाड़ी चुराने की फिराक में थे और फ्रैंक की गाड़ी के पास आते ही उन्होंने उससे गाड़ी की चाबी मांगी। उन्हें लगा कि फ्रैंक अकेला है, उनका क्या ही कर लेगा, पर वो नहीं जानते थे कि फ्रैंक पिछले 1 साल से बदले की आग में जलकर इतना ज्यादा मजबूत हो चुका है कि वो उनके जैसे 4 को क्या 10 को भी मार सकता है। शुरू में तो फ्रैंक ने उनसे कुछ नहीं कहा, तब गुंडों ने उसे अपने डॉग से डराने की कोशिश की, जो देख फ्रैंक लगातार बस डॉग की आंखों में कई देर तक घूरने लगा, जो देखकर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि फ्रैंक क्या करना चाह रहा है। फ्रैंक अब भी कुछ नहीं बोला और बस डॉग की आंखों में देखता रहा। इससे अचानक डॉग इतना ज्यादा घबरा गया कि उसने अपनी मालिक की बात भी नहीं सुनी और वहां से दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। चारों गुंडे ये देखकर हैरान थे। उन्होंने फ्रैंक पे लगातार हमला करना शुरू कर दिया, पर फ्रैंक के लिए तो ये रियल लाइफ प्रैक्टिस से ज्यादा कुछ नहीं था। वो चारों को बेरहमी से मारता रहा, अपना हर मूव जो उसने इस 1 साल में सीखा था सबका इस्तेमाल करने लगा। फ्रैंक को लग रहा था कि इन चारों ने ही उसकी बीवी और बेटी को भी मारा हो सकता है। उसने सबको डंडे, चाकू, चाबी से पीटने के बाद एक गुंडे को पकड़ा और उसे स्यू और ओलिविया की फोटो दिखाकर उनके बारे में पूछने लगा, लेकिन वो दोनों के बारे में कुछ नहीं जानता था। इसका मतलब उन गुंडों ने स्यू और ओलिविया को नहीं मारा था। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी फ्रैंक ने कल्पना भी नहीं की थी। एक गुंडे ने अचानक अपनी बंदूक निकाली और फ्रैंक की तरफ एक गोली चला दी और फ्रैंक कुछ भी नहीं कर पाया। तभी गुंडों का डॉग वापस आके उल्टा गुंडों पे भौंकने लगा और वो गुंडे वहां से भाग खड़े हुए। फ्रैंक बस बेहोश होने वाला था, तभी वहां एक गाड़ी आई, लेकिन फ्रैंक गाड़ी से उतरने वाले इंसान की शक्ल देखने से पहले ही जमीन पे गिरकर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो किसी के घर में था। उसके घाव पे पट्टी बंधी हुई थी, मगर फ्रैंक को पता नहीं था कि वो कहाँ है। तुरंत बेड से उठकर वो तैयार हुआ और घर से बाहर जाने लगा, लेकिन घर से निकलने से पहले ही उसके सामने अल्मा आ गई। वो एक नर्स थी, ये घर भी उसी का था और वही पिछले दिन फ्रैंक को उस वेयर हाउस के पास से उठाकर लाई थी। उसने फ्रैंक से बार बार पूछने की कोशिश की कि वो कौन है और कहाँ रहता है, लेकिन फ्रैंक कुछ बताने की हालत में नहीं था, इसलिए वो फ्रैंक को सीधा अपने घर ले आई। अल्मा ने फ्रैंक को बताया कि फ्रैंक का घाव ज्यादा गहरा नहीं है और वो जल्दी से सही भी हो जाएगा। फ्रैंक के मन में बोलने के लिए बहुत कुछ था, खासकर शुक्रिया, लेकिन अपनी कसम के चलते उसने अल्मा से कुछ भी नहीं कहा और अपने घर की तरफ चल पड़ा। बाहर जाते ही उसकी नजर एक जानी पहचानी शक्ल पे पड़ती है। ये शक्ल किसी और की नहीं बल्कि उसी डॉग की थी जो अपने मालिकों का पक्ष छोड़कर फ्रैंक के पक्ष में आ गया था और वो अब तक अल्मा के घर के बाहर फ्रैंक का इंतजार कर रहा था। फ्रैंक समझ गया था कि अब वो डॉग उसके साथ ही रहना चाहता है, इसलिए वो उसे भी अपने घर ले गया, जहां उसने डॉग को खाना खिलाया और खुद अपने काम में लग गया। फ्रैंक जल्द से जल्द कातिल को ढूंढना चाहता था। अपनी बीवी और बेटी की मौत से जुड़े हर सबूत, न्यूज फुटेज सब फ्रैंक ने एक बोर्ड पे लगा रखे थे। पिछले 1 साल में वो जहां जहां से जानकारी निकाल सकता था उसने हर जगह से जानकारी निकाली थी। अभी भी वो किसी नई जानकारी की तलाश में था।
तभी उसकी डोरबेल बजी। कोई घर के बाहर आया हुआ था। फ्रैंक ने जाके देखा तो सामने अल्मा थी, जिसके घर पे फ्रैंक अपना पर्स भूल गया था और उसमें मौजूद लाइसेंस से एड्रेस देखकर अल्मा यहाँ तक आई थी। अल्मा जानती थी कि फ्रैंक बोल सकता है, क्योंकि पिछली रात वो नींद में बस सियो और ओलिविया का नाम बुला रहा था। लेकिन अल्मा को नहीं पता था कि ऐसा क्या राज है जिसको मन में दबाया फ्रैंक किसी से कुछ नहीं बोलता। जैसे ही अल्मा ने फ्रैंक से ये पूछा तो फ्रैंक उसे अपने साथ घर में ले आया। अंदर बोर्ड पे लगी चीजों को देखकर अल्मा सब समझ गई। वो भी फ्रैंक की कातिल को ढूंढने में मदद करना चाहती थी। अल्मा ने फ्रैंक से वेयर हाउस के पास मौजूद कंटेनर की फोटो ली और वादा करा कि वो जल्दी ही पता करके बताएगी कि वो कंटेनर किसका है। हो सकता था कि या तो उस इंसान ने ही सियो और ओलिविया को मारा हो, या तो उसने कत्ल होते हुए देखा हो। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है और फ्रैंक डॉग के साथ बैठकर समय निकालने लगता है। तभी उसकी नजर डॉग के पट्टे पे पड़ी। उसमें लिखा था कि वो डॉग एक सिक्योरिटी डॉग है जो इलीगल सामान को पकड़वाने का काम करता है। इसका मतलब उन गुंडों ने उस डॉग को भी पकड़ रखा था, और जैसा कि ये डॉग पहले सिक्योरिटी में काम करता था तो उसकी सूंघने की शक्ति काफी अच्छी हो सकती है। यही सोचकर फ्रैंक डॉग को वेयर हाउस के पास ले गया और उसे सियो और ओलिविया के कपड़े सुंघाकर महक ढूंढने को कहा। डॉग सूंघते सूंघते सीधा एक गड्ढे के पास गया जिसको एक ढक्कन से बंद किया हुआ था। फ्रैंक ने जैसे ही ढक्कन हटाया तो उसके सामने सियो का पर्स था। इस जगह को भी कंटेनर के छेद से ढका जा सकता था, इसलिए फ्रैंक ने रात तक वहां किसी के आने का इंतजार किया। वहां एक आदमी तो आया, पर फ्रैंक के काफी कोशिश करने के बाद भी फ्रैंक उसको पकड़ नहीं पाया और वो आदमी वहां से भाग निकला। फ्रैंक को उस आदमी के बारे में कुछ याद था तो वो बस उसकी आवाज। इसके बाद फ्रैंक अब सीधा अल्मा से मिलने हॉस्पिटल जाता है, पर अल्मा से बात करने के दौरान ही अल्मा को भी कुछ गुंडे परेशान करने आ जाते हैं। असल में वो अल्मा को हॉस्पिटल से ड्रग्स चुराने के लिए मजबूर करते थे, पर अल्मा ने अब उनके लिए ऐसा करने से मना कर दिया था। हालांकि अल्मा ने अभी तो सब बातों से सुलझा लिया और बाद में फ्रैंक के साथ वेयर हाउस आई, जहां कंटेनर देखकर उसने बताया कि वो कंटेनर एक आदमी का है जो खांसता रहता है और लोगों से लड़ाई करना भी जानता है और पास के एक रेस्टोरेंट में काम भी करता है। ये सुन फ्रैंक अल्मा को उसके घर के बाहर छोड़ देता है और खुद अपने घर जाने लगता है। लेकिन उसके जाते ही अल्मा को वो गुंडे वापस से परेशान करने आ गए। फ्रैंक जानता था कि ऐसा कुछ होगा, इसलिए वो वापस आकर उन गुंडों को बहुत मारता है और वहां से भगा देता है। अब अल्मा को उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि फ्रैंक ने उससे कहा कि वो उसके साथ है और उसे कुछ भी नहीं होने देगा। लेकिन अल्मा इतना ज्यादा डर गई थी कि वो फ्रैंक को हक करके रोने लगी। उसके बाहों की गर्मी फ्रैंक को महसूस हो रही थी। फ्रैंक से अब रहा नहीं गया और वो अल्मा के साथ इंटीमेट होने लगा। इसके बाद से दोनों साथ में रहने लगे थे। अल्मा भी फ्रैंक को काफी पसंद करती थी और बस अल्मा को भी उस दिन का इंतजार था कि कब फ्रैंक अपने बदले को पूरा करेगा और अल्मा रोज उसकी आवाज सुन पाएगी। लगभग 1 साल और पूरा हो गया और आखिरकार फ्रैंक को ये बात भी पता चल गई कि वो शेफ कौन से रेस्टोरेंट में काम कर रहा है। प्रेजेंट टाइम में आज फ्रैंक उसको बहुत बुरी तरह से मार के उसकी गर्दन दबोचे हुए खड़ा था। वो कुक को अपनी बेटी और बीवी की फोटो दिखाकर पूछता है कि उसने उन दोनों को क्यों मारा। हालांकि कुक ने उन दोनों को पहचान तो लिया, पर उसने मना करा कि उसने उन दोनों को नहीं मारा है। कंटेनर में रहकर वो उस दिन बस अपना काम कर रहा था। तभी पास से एक पुलिस की गाड़ी गई और जब उसने बाहर देखा तो एक पुलिस वाला सियो और ओलिविया को वेयर हाउस में ले गया, जहां उन्हें जान से मारने के बाद उसने उन दोनों की लाश गटर में फेंक दी। ये बात सुन के फ्रैंक समझ गया कि सियो और ओलिविया की मौत में किसी पुलिस वाले का हाथ है। इसी वजह से बाद में पुलिस वालों को कोई भी सबूत नहीं मिला, क्योंकि वो खूनी पुलिस वाला पहले ही सब गायब कर चुका था। जिसके बाद अगले दिन फ्रैंक गुस्से में वापस से पुलिस स्टेशन जाता है, जहां एक कैदी तोड़फोड़ कर रहा था और उस वक्त सब उसे शांत करवाने में लगे थे और उस वक्त पुलिस वालों का मेन ऑफिस खाली था। मौके का फायदा उठाकर फ्रैंक सीधा कंप्यूटर में छानबीन करने लगता है और उसके सामने एक ऐसा भयानक सच आया कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये सच था या कोई साजिश, फ्रैंक को तो इस बारे में पता नहीं था, लेकिन ये बहुत दर्दनाक था। उसे पता चला कि जिस दिन ओलिविया और सियो की मौत हुई थी, उस दिन उस रास्ते पे पेट्रोलिंग का काम स्टोर्ट को मिला था। वही स्टोर्ट जिसे फ्रैंक आज तक अपना दोस्त मानता आ रहा था। सच का पता करने के लिए फ्रैंक ने स्टोर्ट पे नजर रखना चालू कर दिया। दिन भर वो उसके घर के बाहर उसका इंतजार करता था, पर स्टोर्ट आजकल रोज फाइटिंग करने क्लब जाता था, जहां फ्रैंक भी उसका पीछा करता था और उस पर नजर रखता था। लगातार काफी दिनों तक ऐसा चला। फ्रैंक गाड़ियों को भी बदलता रहता ताकि स्टोर्ट को उस पर शक ना हो, और इसी तरह से काफी दिन बीत गए। जैसे ही फ्रैंक को स्टोर्ट की सारी दिनचर्या पता चली, वैसे ही वो मौका देखकर स्टोर्ट के घर में घुस गया। घर के अंदर जाके जैसे ही फ्रैंक ने आसपास की चीजें देखना चालू की, तो अलमारी में उसे स्टोर्ट की एक वर्दी मिल गई, जिसके बैज में से रेशे बाहर आ रहे थे। जिसे देख फ्रैंक को याद आया कि पुलिस को भी बस गटर के पास सुराग के तौर पर बस एक गोल्डन कलर का रेशे मिला था। इसका मतलब सच में स्टोर्ट ने ही ओलिविया और सियो को मारा है, पर क्यों? फ्रैंक घर में बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने लगा।
उसे उम्मीद थी पक्का उसे कारण भी घर से ही पता चल जाएगा। थोड़ी देर रुकने के बाद उसे एक खुफिया जगह मिली जहां स्टुअर्ट ने काफी कुछ रखा हुआ था, जिसमें 12 साल की एक बच्ची की मौत की खबर थी, जिसके साथ किसी ने गलत हरकत करके बेरहमी से जान से मार दिया था। और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि स्टुअर्ट की बेटी थी। उसका कातिल फ्रैंक का ही क्लाइंट था, जिसे बाद में फ्रैंक ने अपनी वकालत का कमाल दिखाकर उसे निर्दोष साबित कर दिया था। ये जानकर फ्रैंक को समझ आ गया कि स्टुअर्ट ने उसकी बेटी और बीवी को जान से क्यों मारा। आखिरकार ये फ्रैंक के ही गुनाहों की सजा थी जो उसकी बेटी और बीवी को मिली थी। फ्रैंक के हिसाब से ये सजा उसको मिलनी चाहिए थी, इसलिए अभी भी उसने स्टुअर्ट से बदला लेने का इरादा मजबूत रखा और उसके घर से निकल गया। थोड़ी देर बाद जब स्टुअर्ट अपने घर आया तो उसे अपनी गाड़ी पे एक नोट मिला जिसमें फ्रैंक ने एक जगह की लोकेशन लिखी थी ताकि स्टुअर्ट वहां आके उससे आखिरी बातचीत कर सके। स्टुअर्ट भी समझ गया कि फ्रैंक को सब पता चल चुका है और उसके पास सारे सबूत भी हैं। अगर उसने वो सबूत किसी और को दे दिए तो पक्का स्टुअर्ट लंबा फंसेगा। यही सब सोचकर स्टुअर्ट ने खुद भी फ्रैंक को खत्म करने का मन बना लिया। रात के 11 बजते ही वो फ्रैंक की बताई गई लोकेशन पे पहुंच गया। वो जगह वही पुराना वेयर हाउस थी जहां स्टुअर्ट ने ओलिविया और सीयू को जान से मारा था। फ्रैंक स्टुअर्ट के आने के बाद भी छुपा हुआ था। उसको बाहर लाने के लिए स्टुअर्ट ने उसे बताना चालू करा कि जब वो सीयू और ओलिविया को मार रहा था तो किस तरह सीयू बार बार उस पर हमला करने की नाकाम कोशिश कर रही थी, किस तरह से ओलिविया बार बार बस फ्रैंक का नाम पुकार रही थी, पर बेरहमी की सारी हदें पार करके किसी दरिंदे की तरह स्टुअर्ट ने उन्हें जान से मार दिया। ये सब सुनकर फ्रैंक का तो खून खोल उठा। उसने अगले ही पल स्टुअर्ट पे घातक हमला करना शुरू कर दिया। वो दोनों काफी देर तक एक दूसरे पे लगातार गोलियां चलाते रहे। जब उन दोनों की गोलियां खत्म हो गईं तो दोनों हाथों से लड़ाई करने लगे। जिसके हाथ में जो आता वो वही उठाकर दूसरे के मार देता। दोनों कमाल के फाइटर थे। दोनों ने सेम फाइट क्लब में प्रैक्टिस करी थी, इसीलिए कोई हार मानने को तैयार नहीं था। स्टुअर्ट अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा था और फ्रैंक बदला लेने के लिए। किस्मत से स्टुअर्ट के हाथ एक चाकू लग गया और उसने उससे फ्रैंक को घायल कर दिया, पर फ्रैंक ने उस चाकू को अपने शरीर से निकाला और स्टुअर्ट के शरीर में घुसा दिया। दोनों लहूलुहान हो चुके थे और अब फ्रैंक के पास सीधा मौका था कि वो स्टुअर्ट को जान से मार दे, लेकिन आखिरी समय में वो रुक गया। वो जानता था कि अब वो स्टुअर्ट को कानूनी रूप से भी सजा दिलवा सकता है और स्टुअर्ट जैसा नहीं बनना चाहता, इसलिए उसने स्टुअर्ट को जिंदा छोड़ दिया और अगले दिन उसने सारे सबूत अदालत में पेश करे और स्टुअर्ट को लंबी सजा दिलवा दी। और फ्रैंक भी अपनी ना बोलने की कसम पूरी कर चुका था। वो अल्मा के साथ सीधा अपनी वाइफ और बेटी की कब्र पर गया और उनके सामने कहा कि वो उन दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करता है। ये बताकर वो अल्मा के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए चला गया। और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।